देखो आगे जो क्वेश्चंस आते हैं है ना, जो कंसेप्ट्स हैं वो यूलर्स फॉर्म हो गया या फिर अपना ज्योमेट्री हो गया। अगर यूलर्स फॉर्म को सबसे पहले अपन देखें तो सिंपल सा क्या है, जस्ट अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन एंड नथिंग एल्स फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कैसे ट्रीट कर रहे थे। एक पॉइंट है जो आर्गन प्लेन पे है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है, जिसको अपन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आप बात करते हो, लेट्स से इफ यू राइट जेड, आप जेड को लिख रहे हो एक्स प्लस आयोटा वाई, वेर एक्स कॉमा वाई इज दैट वन गिवन पॉइंट, है ना। ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट हो गया एक्स कॉमा वाई, तो ये मेरा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अब इसी को मैं अगर थोड़ा सा और डिटेल में समझूं, तो इस पॉइंट की लोकेशन निकालने के लिए मुझे एक्स कॉमा वाई चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो ना, ओरिजिन से आप डिस्टेंस बता दो, जिसको अपन मॉड आर बोलते हैं, और सॉरी मॉड जेड बोलते हैं, विच इज आर। तो या तो आप मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस बता दो और साथ में ये एंगल दे दो थीटा। देखो अगर एंगल थीटा मालूम चल जाएगा तो मेरे को इंक्लिनेशन मालूम चल जाएगा, तो मेरे को ये मालूम चल जाएगा वो लाइन कौन सी है जिसके ऊपर मेरा पॉइंट लाई कर रहा है। बट उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना। अगर मैं आपको डिस्टेंस भी बता दूं कि यार ओरिजिन से इतना डिस्टेंस होना चाहिए, तो फिर उस पॉइंट का लोकेशन फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी पॉइंट को अगर आपको प्लॉट करना है, तो एक्स वाई मिल जाए या फिर आर विच इज ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस, और उसका इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, एंड दिस डिस्टेंस आर इज कॉल्ड एज मॉड जेड। जो अपन ने लास्ट क्लास में ये बात किया कि मॉड जेड क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैं इसी z को विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। बिकॉज यहाँ से देखोगे दिस इज r, तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल के इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, सो दिस लेंथ वुड बी r cos थीटा। मतलब x मेरा r cos थीटा आ रहा होगा, y मेरा r sin थीटा आ रहा होगा। वही x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा आपने पुट कर दिया। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस टर्म को हम r इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा भी लिखते हैं। सो यूलर्स फॉर्म इज ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को। तो जब भी आपके पास cos प्लस आयोटा साइन होगा, आप उसको ई रेज टू पावर आयोटा थीटा पुट कर सकते हो ना। कार्टेशियन फॉर्म हो गया x प्लस आयोटा वाई, है ना। पोलर फॉर्म हो गया r इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यूलर फॉर्म हो गया r इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। सब के सब उस एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस पॉइंट को अपन z बोल रहे हैं। नाउ यूलर्स फॉर्म सबसे ज्यादा काम कहाँ आ जाता है, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करूँ तो जब भी तुम्हारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर है, राइट, कुछ फ्रैक्शन पावर है, नेगेटिव पावर है, या फिर बहुत बड़ी पावर्स हैं। सो बड़ी पावर्स, फ्रैक्शन पावर्स, नेगेटिव पावर्स, सो whenever your power is a little bit weird than 1 2 and 3, we always use Euler's form। मतलब मैं हमेशा इस फॉर्म में लेके कहानी को चला जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, किसी ने मुझे बोला cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 3/4 अपॉन cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल रेज़ टू पावर 7/2। इसको सिंप्लीफाई करना है। मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है cos प्लस आयोटा साइन, पावर कैसे दिख रही है 3/4। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, इनको यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कराऊंगा। whenever you see powers fraction, powers big numbers, always convert this into Euler form। यूलर फॉर्म में क्या करने से फायदा मिलता है, अभी देखो, अभी ये a प्लस बी की पावर 3/4 है। जैसे मैं यूलर्स फॉर्म में कर दूंगा समथिंग इंटू समथिंग, प्रोडक्ट की पावर 3/4 हो जाएगा, तो पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका आर कितना होगा, आर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये होती है आर की वैल्यू। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, सो आर इज 1। ये हो गया ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा की पावर 3/4। नीचे क्या है, कॉस प्लस आयोटा नहीं है, कॉस माइनस है, तो मुझे इस माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस प्लस आयोटा साइन को आप लिख सकते हो ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। तो मैं इस माइनस को अंदर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। इसको कॉस ऑफ माइनस थीटा लिख दो, बिकॉज कॉस थीटा लिखो, कॉस माइनस थीटा लिखो, दे ऑल आर सेम।
तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा थीटा की पावर 7/2। ये कितना बन जाएगा, आयोटा 3 थीटा/4 अपॉन ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 7/2 आयोटा 7 थीटा/2। अब तो क्या है, ए रेज़ टू पावर बी अपॉन ए रेज़ टू पावर सी, सो ए रेज़ टू पावर बी माइनस सी। तो मेरे पास हो जाएगा 3 थीटा+4 प्लस 7 थीटा+2। ये कितना हो गया देखो आपके पास, 17 थीटा/4। मेरा आंसर कितना हो गया, कॉस 17 थीटा/4 प्लस आयोटा साइन 17 थीटा/4, है ना। ये अपना आंसर आ गया। तो अब देखो पावर 3/4 7/2 थी। जैसे ही मैंने उसको यूलर फॉर्म में किया, उस पावर का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। तो जब भी आप पावर्स देखते हो, हमेशा ध्यान रखो यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कराओ, चाहे छोटी पावर हो चाहे बड़ी पावर हो, सारी की सारी सिंप्लीफाई हो जाती है सर ना। बोल। सर हम रियल नंबर्स को भी यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी जितने भी अपने रियल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे आते कहाँ पर है ना, पॉजिटिव रियल एक्सिस पर ही तो आते हैं, पॉजिटिव रियल या नेगेटिव रियल। तो उनका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, उनका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा आइदर 0 और पाई। सर तो जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो ई टू पावर में होते हैं क्वेश्चन, उसमें हम ये लगा सकते हैं क्या? ई रिस्ट पर आयोटा एक्स को तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बोल सकता है। हाँ, पर अगर रियल नंबर होगा कोई उसके जगह पे तो? लेकिन वो रियल नंबर मल्टीप्लाई तो आयोटा से हो रहा होगा ना, अच्छा, हाँ बराबर, हाँ। है ना। अगर आयोटा नहीं होगा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और अगर आयोटा होगा तो वो रियल नंबर में आएगा ही नहीं, यस सर। है ना। लेकिन हाँ, ई रिस्ट पर आयोटा एक्स को अगर मान लो कोई इंटीग्रेट करने को बोलता है, ठीक है, वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं कोई पूछ ले, मान लो ई रेस्ट पर आयोटा एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ई रेस्ट पर आयोटा एक्स का इंटीग्रेशन वैसे ही होगा जैसे आप नॉर्मली इंटीग्रेट करते हो। आयोटा तो एक नंबर है ना जिसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाते हैं, √(-1), तो वो मेरा एकदम नंबर की जैसे ही काम कर रहा होगा। सो ई रेस्ट पर आयोटा एक्स का इंटीग्रेशन जो तुमसे पूछता है, सो ई रेस्ट पर आयोटा एक्स अपॉन आयोटा। आया समझ लो। यस सर। अब जी ये सर। क्वेश्चन देखो, है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते रहते हैं जेई में, है ना। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, पावर 3 है, ठीक है। मतलब मुझे लगाना क्या है, यूलर्स फॉर्म। पावर आ गई तो यूलर्स फॉर्म ज्यादा इजी है सिंप्लीफाई करने के एज कम्पेयर टू क्यूब। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा यूलर फॉर्म के लिए कंडीशन क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होना चाहिए, तो ही आप इसको ई रेस्ट पर आयोटा थीटा लिख पाओगे। ये नहीं हुआ तो अपन नहीं कर पाएंगे, और अगर ये नहीं हुआ तो हमें बनाना पड़ेगा। अब जैसे मैं न्यूमेटर को देख रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मुझे दिख रहा है 1 + साइन प्लस आयोटा कॉस। 1 + sin 2 थीटा कर सकते हैं। 1 + साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल। चलो वैसे करते हैं, 1 + साइन 2 थीटा ये हो जाएगा 1 + साइन 2a। 1 + साइन 2a हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये बनेगा। प्लस फिर इसको भी ब्रेक कराते हैं, इसको ब्रेक कराएंगे, cos π/9 प्लस sin π/9। cos 2a है ना, ये cos 2a कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो, अब यहाँ से cos π/9 प्लस sin π/9, ये तो कॉमन निकाल लूँ मैं। बहुत लंबा नहीं हो जा रहा ये, देखो आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, है ना। बट बहुत मेहनत हो रही है, अभी दिखाता हूँ इसके बाद भी और क्या करना बाकी है। ठीक है, तो अभिनव ने बोला सर ऐसे कर लो, मैंने वैसे कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ मुझे सिर्फ कॉस चाहिए, यहाँ पे सिर्फ साइन चाहिए। तो अपन कॉस ए प्लस साइन बी
वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, याद है? ट्रिग्नोमेट्री में a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो तो इसको आप रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करा दो, यस सर। है ना? और फिर a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को साइन ले लो, इसको कॉस ले लो, तो वो कॉस ऑफ a प्लस बी या साइन ऑफ a प्लस बी में कन्वर्ट हो सकता है। तो उससे फिर इसको भी कन्वर्ट करूंगा, इसको भी कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट करके बन तो जाएगा कॉस प्लस आयोटा साइन। बट कितना लेंदी हो गया ये, तो मैं इस अप्रोच में नहीं जा रहा हूँ। बट ये अप्रोच हाँ सही सर। समझ में आ रहा है। हाँ सर। इससे छोटी अप्रोच क्या हो सकती है? देखो यहाँ पंगा क्या हो रहा है, ये वन प्लस साइन है, अगर इस साइन की जगह कॉस होता तो कितना इजी होता, सोच के देखो। वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल होता है ना, टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये सुनो, यस सर। तो इस साइन की जगह कॉस बनाते हैं अपन, वन प्लस कॉस। साइन को मैं कॉस कैसे लिख सकता हूँ, पाई बाय टू माइनस थीटा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अपन टू थीटा बोल देते हैं, ठीक है, और आगे जाके बाद में थीटा को पाई बाय नाइन डाल देंगे, और इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा साइन पाई बाय टू माइनस टू थीटा, लिख सकते हैं ना? अब देखो अब कितना सिंपल है, वन प्लस कॉस ऑफ समथिंग इज टू कॉस स्क्वायर समथिंग बाय टू, सो पाई बाय फोर माइनस थीटा। डायरेक्टली मेरे पास आ गया टू कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस थीटा। इसको लिख दूंगा साइन टू ए के फॉर्मूले से, टू आयोटा साइन पाई बाय फोर माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ पाई बाय फोर माइनस थीटा। अब यहाँ से टू कॉस पाई बाय फोर माइनस थीटा हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखो अब तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा है, और डायरेक्टली देखो मेरे पास कॉस प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गई। और एक बार रिकॉल करके देखो, जो पहला वाला अप्रोच था उसमें जब तुम वो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा वाला फॉर्म लगाओगे ना, तो घूम फिर के यही बनाओगे। अब मेरे पास डायरेक्टली बना बनाया टू कॉस पाई बाय फोर माइनस थीटा। ये कितना है देखो, कॉस ऑफ एल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ एल्फा, तो इसको लिख दूं ई रेस्ट पर आयोटा पाई बाय फोर माइनस थीटा। ये होगा अपना न्यूमरेटर। अब देखो सिमिलरली मैं डिनोमिनेटर भी निकाल देता हूँ। डिनोमिनेटर में फर्क क्या पड़ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है, तो एक काम करते हैं, मेहनत बचाते हैं, ये प्लस की जगह बीच में माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस आएगा, तो ये माइनस आएगा। तो अपने पास क्या आएगा, कॉस प्लस आयोटा, सॉरी कॉस माइनस आयोटा साइन। ये भी अपन ने पीछे देखा था, कॉस माइनस आयोटा साइन होता है तो ई रिस्ट पर माइनस आयोटा थीटा बनता है। तो ये कितना बन रहा होगा, डिनोमिनेटर लिख देता हूं मैं, तो डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ, टू कॉस पाई बाय फोर माइनस थीटा। ये तो सेम आया होगा, सिर्फ यूलर फॉर्म में आपके पास माइनस आयोटा पाई बाय फोर माइनस थीटा। ये सबको क्लियर हुआ क्या? बाकी सब तो सेम चल रहा है, सिर्फ इसमें एक माइनस आ जाएगा। ये आ जी गया सर। डिनोमिनेटर, ये आ गया अपने पास न्यूमरेटर। अब मेरा आंसर निकाल लेता हूँ, माय आंसर वुड बी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का होल क्यूब, इसको इससे डिवाइड करा दो, सो आएगा ई रेस्ट टू पावर आयोटा पाई बाय फोर माइनस थीटा अपॉन ई रेस्ट टू पावर आयोटा माइनस पाई बाय फोर माइनस थीटा होल क्यूब। ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, सो ई रेस्ट टू पावर आयोटा पाई बाय टू माइनस टू थीटा होल क्यूब, ये हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर आयोटा थ्री पाई बाय टू माइनस का सिक्स थीटा, आयोटा थ्री पाई बाय टू। कितना हो जाएगा ये, कॉस ऑफ थ्री पाई बाय टू माइनस सिक्स, थीटा अपन ने कितना लिया था, पाई बाय नाइन, थ्री टू जा थ्री टू जा टू पाई बाय थ्री हो गया, प्लस आयोटा साइन थ्री पाई बाय टू माइनस टू पाई बाय टू। इसकी वैल्यू निकाल दो बस, कितना आ गया अपने पास आंसर, cos of 3 pi by 2 minus 2 pi by 3, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 3 pi by 2,
माइनस का 2 पाई बाई 2। देखो ये बना था ना 3 पाई बाई 2 माइनस का 2 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 270। 2 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 120। 270 माइनस 120 कितना हो जाएगा 150। कॉस 150 कितना हो जाएगा कॉस 150 हो जाएगा माइनस कॉस 30 प्लस साइन 150 कितना हो जाएगा साइन 30। कॉस 30 कितना है साइन 60 के बराबर -√3/2 प्लस साइन 30 कितना है आयोटा/2। सो -√3/2 प्लस आयोटा/2 ये मेरा आंसर हो गया। सो -√3/2 प्लस आयोटा/2। देख, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे ना जहां पे पावर्स होंगी तो यूलर फॉर्म काम करेगा। 1 + cos 1 - इसको अपन लिख सकते हैं 2 cos² θ/2 2 sin² θ/2। सो उस ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करके कॉस प्लस आयोटा साइन या फिर कॉस माइनस आयोटा साइन इसी फॉर्म में अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके आना क्लियर है सर। है। सर हम स्पीड बढ़ा सकते हो थोड़ी सी? आ जाओ जैसे और अब ऐसे सेम टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं मुझे। हाँ ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए। तो जब भी तुम्हें पावर्स दिखे ना ऐसे कई बार ना ऐसे पूछ लेगा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ आयोटा। क्यूब रूट ऑफ आयोटा निकालना होगा तो मुझे क्या करना है आयोटा की पावर 1/3 निकालना है। ये आंसर होगा मेरा। अब देखो उसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा। कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास यूलर फॉर्म में जाने के अलावा। बिकॉज 1/3 कैसा है वही है फिर से वियर्ड पावर है। तो आयोटा को यूलर्स फॉर्म में लिखो। आयोटा को यूलर्स फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे तो ऐसे ही ऑब्जर्व कर लो आयोटा यहाँ पे होगा 0,1। तो इस पॉइंट को यूलर्स फॉर्म में कैसे लिखोगे z = r तो 1 है e⁻² आर्ग्यूमेंट π/2 होगा ना। तो ये जाएगा e⁻² की पावर 1/3 कितना हो गया e⁻π/6 ये बना। अब e⁻π/6 कितना हो जाएगा अपने पास cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। π/6 कितना है 30 है। तो अपने पास आ गया √3/2 प्लस आयोटा। ये मैंने निकाल दिया क्यूब रूट ऑफ आयोटा। अब चाहे कुछ भी पूछे क्यूब रूट पूछे 7th रूट पूछे 7/3 रूट ऑफ आयोटा पूछे है ना आप सबको इवेल्युएट कर सकते हो आसानी से। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। ओके ज्योमेट्री में आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को ये समझो। मॉडुलस ऑफ जेड हमने क्या बोला डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो जब भी तुम्हारे पास मॉड जेड आएगा दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन किसका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का। और अगर z - z1 आया तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम z1। अब देखो तुम्हारे पास इक्वेशंस कैसी कैसी आती है मॉड z = a। फिर a सब पॉजिटिव रियल नंबर है ना बिकॉज मॉड z तो क्या होगा रियल होगा ना। तो मॉड एक a की कुछ वैल्यू होगी डिस्टेंस हो गया। गौर से देखो z का ओरिजिन से डिस्टेंस मैं इसको रीड कैसे करूंगा डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द ओरिजिन इज a। ये क्या बन गया सर्कल बन गया ना। सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस है। मान लो किसी ने मुझे इक्वेशन दिया मॉड ऑफ z - z1 = तो z का z1 से जो डिस्टेंस है वो हमेशा a रहेगा। अब z1 तो एक पॉइंट है z का z1 से डिस्टेंस हमेशा a रहेगा मतलब घूम फिर के मिलने को मुझे सर्कल ही वाला है ना। बस सेंटर क्या हो जाएगा z1। तो सर्कल विथ सेंटर z1 एंड रेडियस है। देखो आ रहा है समझ में। तो मॉड z = a एक सर्कल है सेंटर ओरिजिन है रेडियस a है z - z1 = ये भी मेरा एक सर्कल हो जाएगा।
सी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू अल्फा, ये मुझे क्या मिलेगा? इट इज अ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन, रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन एट एन एंगल अल्फा, यही मतलब होगा ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मतलब जेड एक पॉइंट है, उसका मैं आर्ग्यूमेंट निकाल रहा हूँ, मतलब उससे ओरिजिन का इंक्लिनेशन निकाल रहा हूँ, वो अल्फा होगा। जैसे यहाँ देखो, अभी अपन ने डिस्कस किया था ना, ये देखो, इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे उन सबका आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा होगा? थीटा आ रहा होगा ना। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यार आर्ग्यूमेंट 45 है, तो इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, तो रे बन गया ना मेरे को एक ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला अल्फा एंगल पे। हाँ बी, सर। मान लो किसी ने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू अल्फा, तो ये मेरी रे क्या हो गई? शिफ्ट हो गई ओरिजिन की जगह जेड वन पे। तो अब मैं क्या बोलूंगा? रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जेड वन एट एन एंगल अल्फा। अभी आया आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू। इसका मतलब क्या है? देखो, z मेरा एक मूविंग पॉइंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू, है ना। इसको अपन देखते कैसे हैं? जेड वन जेड टू दो फिक्स पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट तो चेंज नहीं होंगे। z मेरा मूविंग पॉइंट है, तो z जेड वन जेड टू पे जो एंगल बनाएगा वो ये रिप्रेजेंट करता है ना। जो सेम होगा ऊपर नीचे वो एंगल बनाएगा, ठीक है, कहाँ पे? जेड वन जेड टू का। तो ये ऐसा होगा, जेड वन जेड टू, जेड पे जो एंगल बनाएंगे ये एंगल हमेशा अल्फा बनेगा, ठीक है। तो जो सेम हो रहा है आपका एंगल उसके ऊपर बनेगा, जो अलग अलग है वो दोनों एंगल बनाएंगे। तो जेड वन जेड टू, जेड पे जो एंगल बना रहा होगा वो एंगल अल्फा है। अब देखो, अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये जेड घूमेगा कैसे? एक सर्कल में ही घूमेगा ना, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है ना। आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, हमेशा एंगल अल्फा मिलता रहेगा, लेकिन पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये जेड तुम्हारा से इतनी सी आर्क में घूम पाएगा, बिकॉज यहाँ आ जाएगा तो पाई माइनस अल्फा एंगल हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये भी हो गया एक पार्ट ऑफ अ सर्कल। अल्फा अगर मेरा एक्यूट या ऑब्ट्यूज है तो उससे डिफाइंड होगा कि मेरे पास मेजर आर्क आ रहा है कि माइनर आर्क आ रहा है। अगर अल्फा एक्यूट है तो आपको मेजर आर्क मिल रहा होगा, और अगर अल्फा ऑब्ट्यूज है तो आपको माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल मिल रहा होगा, है ना। अगर यहाँ पे z की जगह तुम x प्लस आयोटा वाई पुट कर दोगे तो घूम फिर के आएगी तो सर्कल की इक्वेशन ही। बट ध्यान रखो, हमेशा एक पोर्शन ऑफ अ सर्कल आ रहा होगा। तो अगर अल्फा मेरा पाई बाय टू हो जाए तब क्या हो जाएगा? है ना। फिर तो z1 z2 क्या होंगे? डायमीटर एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। तो मुझे क्या मिलेगा? सर्कल विथ एंड पॉइंट्स एज z1 एंड z2, डायमीटर के एंड पॉइंट्स। अगर आपने पाई बाय टू कर दिया अल्फा को, अल्फा पाई बाय टू हो गया, मतलब क्या हो गया? फिर तो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। फिर तो z1 z2 कहाँ पहुंच जाएंगे? डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। तो उस केस में मुझे क्या मिल रहा होगा? उस केस में मुझे एक सर्कल मिल रहा होगा जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे z1 z2। अगर अल्फा एक्यूट हुआ तो मुझे मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल मिल रहा होगा, और अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो मुझे माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल मिल रहा होगा। सर इसी को हम खोल के भी लिखते हैं ना, हाँ आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, ऐसे ऐसे। बिल्कुल, आप चाहो तो इसको ओपन करा सकते हो, चाहो तो आर जेड की जगह एक्सप्रेस आयोटा वाई डाल सकते हो, लेकिन इन फॉर्म्स में नहीं यार, नहीं, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड टू। वो तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होगी ना। उस प्रॉपर्टी को यूज करके तो अपन को मालूम चलता है कि ये इस अल्फा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
हाँ सर। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2, मतलब z1 का z से जो एंगल है और z2 का z से जो एंगल है उन दोनों का डिफरेंस, और वही अल्फा एंगल बन जाता है। z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2। ये क्या हो जाएगा, z का z1 से डिस्टेंस और z का z2 से डिस्टेंस दोनों बराबर है। ये कौन से केस में बराबर होते हैं, जब अपने पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। तो z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 z2। मान लो कोई दो पॉइंट्स है आपके पास, एक पॉइंट है z1 और एक पॉइंट है z2। सो लाइन ज्वाइनिंग z1 z2 का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसका z1 से और z2 से डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगा। तो अगर मैं z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू z माइनस z2 का मॉड लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, z1 z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का। और इसी में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू k, where k is not equal to 1, है ना। k 1 हो जाएगा तो यही वाला ग्राफ मिल जाएगा। अगर k 1 नहीं होगा, तब हमेशा ध्यान रखो ये तुम्हें एक सर्कल निकाल के दे रहा है। तो z माइनस z1 का मॉड अपॉन z माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू k, दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सर्कल। k की वैल्यू 1 डाल दोगे तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा, जो मेरा g वाला केस है। और अगर k की वैल्यू 1 नहीं है, सो इन एनी ऑफ दिस सिचुएशन इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सर्कल। सर्कल का सेंटर निकालना हो, रेडियस निकालना हो, वो कैसे निकालेंगे अपन, z को x प्लस आयोटा y पुट करना पड़ेगा, और फिर अपन कार्टेशियन फॉर्म में पूरी की पूरी कहानी को लेके जाएंगे। देखो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को। नहीं सर। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ जाता है। अब अपन देखते हैं। बस ये देखो भाई, चलो ये क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ो। ये लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 + 2 आयोटा। z का इस पॉइंट से डिस्टेंस ये है, इज लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब ये मेरा सेंटर हो गया, ये मेरा रेडियस हो गया, और z क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 बोल रहा है, मतलब सर्कल के अंदर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आपके पास एक सर्कल बनेगा यहाँ पे, जिसका सेंटर होगा 3, 2। इस 3, 2 और रेडियस कितना है इसका 2, इसके अंदर आने वाले सारे के सारे पॉइंट इस z को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ क्लियर, ठीक है। हाँ सर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये निकालना है। इसको पकड़ो, ये क्या दिया उसने, 2z माइनस 6 + 5 आयोटा, राइट। 2 कॉमन निकाल लो मॉड से बाहर, तो z माइनस 3 - 5/2 आयोटा, ठीक है। 2 तो बाद में निकाल लूंगा। मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे इस डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये डिस्टेंस है क्या, z तो कहाँ है, z तो मेरा यहाँ पे घूम रहा है ना, z तो मेरा इस सर्कल के अंदर घूम रहा है यहाँ पे। ये आया समझ में, z तो अंदर घूम रहा है ना यहाँ पे। वही बना ना अपन ने, z जो है वो इस इक्वेशन को फुलफिल करता होगा, तो z तो यहाँ अंदर घूम रहा है। ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ये पॉइंट कितना है, 3, 5/2।
सो 3,5/2 पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, सर्कल के बाहर होगा? 3,5/2 4, 3,5/2 तो यही होगा। ठीक है, सर -5/2 है ना? हाँ सॉरी 3,-5/2, तो माइनस का, हाँ तो यहाँ पे कहीं पे होगा 3,-5/2। अब इस पॉइंट से मुझे z का मैक्सिमम डिस्टेंस ढूंढना है। ये तो होगा मिनिमम डिस्टेंस, है ना? मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया अपना मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट। ये निकालना है ना मुझे। ये वाला z होगा, z से इस पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस। बस ये कैलकुलेट कर लो, ये इसकी जगह आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 × ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये तो रेडियस है विच इज 2, और ये कितना हो जाएगा? 3,2 से 3,-5/2 के बीच का डिस्टेंस। ये हो जाएगा 5/2 और 2, 9/2, है ना? सो 2 × 9/2 + 2। कितना हो गया? 2 × 13/2। ये अपना आंसर आ गया। देखो, आया समझ में? हाँ सर। देखो 2021 का क्वेश्चन है जो अगला वाला ले। क्या बोल रहा है? A point Z moves in a complex plane such that this is equal to π/4। मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, क्या होगी? अब ये क्या है, बस ध्यान रखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z - Z1 अपॉन Z + Z1 इज इक्वल टू अल्फा। आर्क ऑफ अ सर्कल बन रहा होगा ये, है ना? पहले इसको अच्छे से लिख देता हूँ। मुझे क्या चाहिए? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z - Z1 अपॉन, नीचे भी Z माइनस में चाहिए तो -2 कर लो। ये हो गया π/4। मेरे दोनों पॉइंट्स क्या हैं? ये हो गया 2,0, ये हो गया -2,0। ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स होंगे। -2,0 और ये हो गया 2,0। ठीक है, एक्यूट एंगल कितना बना रहा है? π/4। एक्यूट बना रहा है मतलब मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल होगा, तो ऐसा कोई सर्कल होता होगा जो इन दोनों पॉइंट से, है ना? सो देखो, अपना ये सर्कल बनेगा -2,0, 2,0 से पास होने वाला, लेकिन डायमीटर के एंड पॉइंट्स नहीं है ना, π/4 है, कोई मेजर आर्क बनेगा, तो मतलब एक सर्कल होता होगा जो इन दोनों पॉइंट से पास करता होगा। ऐसी रैंडमली बना दो पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये आ गया अपना z। अब z जो है वो क्या है? इक्वल टू है, मतलब z इस सर्कल के ऊपर घूम रहा होगा, है ना? सर्कमफेरेंस पे अंदर नहीं हो सकता। अब z इक्वल टू बोला उसने ना, तो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है अपना z। मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है? z कॉमा ये, चलो ठीक है, इसको पकड़ते हैं। क्या दिया उसने देखो, स्क्वायर करना, उसको स्क्वायर तो बाद में कर लूंगा। 9√2 माइनस +2i होता है, मतलब 9√2, 2 चाहिए मुझे। 9√2, 2 9√2 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, यहाँ पे कहीं पे होता होगा 9√2, 2। अब देखो z इसके ऊपर घूम रहा होगा, ठीक है? z का मिनिमम डिस्टेंस कब आ रहा होगा? जब ये, इसका सेंटर कहीं ना कहीं, जिसका सेंटर होगा, है ना? इस सर्कल का सेंटर मेरे को नहीं मालूम सेंटर का है, मैं रैंडमली देता हूँ, सेंटर यहाँ पर होता होगा, चलो। तो इसका मिनिमम डिस्टेंस कब आ रहा होगा? कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही आएगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज B, तो PB इज माय आंसर। दिस मॉड इज इक्वल टू PB। ठीक है, PC कितना होगा? PC ये होगा रेडियस, ये होगा सेंटर।
इसका मतलब पीबी निकालने के लिए मुझे रेडियस भी चाहिए, मुझे सेंटर भी चाहिए, वो सब निकालना पड़ेगा। ये आया समझ में? तो क्वेश्चन तो मुझे क्लियर हो गया कि पीबी निकालना है, तो मेरे पास पीबी क्या हो जाएगा, पीसी माइनस आर। सेंटर निकाल दो, सेंटर आ जाएगा तो पीसी आ जाएगा, पीसी माइनस आर कर दूंगा तो मेरे पास इस मॉड की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास ये कहानी आ जाएगी। क्वेश्चन मेरा पूरा क्लियर हुआ, क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, टेम्पलेट भी बन गया, बस अब सेंटर और रेडियस निकालना है। इस इक्वेशन से मैं सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे निकालूंगा, देखो यही क्वेश्चन था ना। मुझे क्या करना है, सेंटर और रेडियस निकालना है। तो आप क्या करो, z की जगह x प्लस आयोटा वाई पुट कर दो, ताकि मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। अगर इक्वेशन एक्स और वाई की फॉर्म में आ गई फिर तो क्या ही दिक्कत है, मेरे को सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, मैं फटाफट से निकाल दूंगा। पुट करो z को x प्लस आयोटा वाई, क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस टू, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, z माइनस टू अपॉन z प्लस टू, राइट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है, पाई बाय 4 आ रहा है। मतलब इसका जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा वो दोनों सेम आ रहे होंगे। पाई बाय 4 आया ना आर्ग्यूमेंट, मतलब tan इनवर्स ऑफ थीटा, सो tan इनवर्स ऑफ वैल्यू पाई बाय 4 आ रही है, मतलब tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1। तो ये x और y इसका 1 आ रहा होगा, किसका, x प्लस आयोटा वाई माइनस टू अपॉन, यहाँ से सिंप्लीफाई करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम आ रहा होगा, इसका नहीं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम आ रहा है। फटाफट से इसको रैशनलाइज कराता हूँ ताकि मुझे x प्लस आयोटा वाई कितना हो जाएगा, ये नीचे क्या है, प्लस आयोटा वाई, सो x प्लस टू माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कराया, नीचे भी x प्लस टू माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कराया, ताकि नीचे मेरे पास आयोटा हट जाए। इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ऊपर क्या है, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस टू इंटू आयोटा वाई प्लस आयोटा एक्स प्लस टू वाई, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये आ जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देता है। ऊपर वाले का रियल पार्ट क्या दिख रहा है तुम्हें, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा रियल पार्ट अपॉन दिस इज इक्वल टू, मैं अपॉन वाला पार्ट नहीं लिख रहा बिकॉज वो दोनों साइड पे आएगा, रियल पे भी आएगा और इमेजिनरी पे भी आएगा, तो ऐसे ही कैंसिल होने वाला है। और इमेजिनरी पार्ट मुझे क्या दिख रहा है, एक्स प्लस टू वाई माइनस एक्स माइनस टू वाई, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट, दोनों को इक्वेट कर दो। देखो अपने पास इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस टू वाई माइनस एक्स वाई प्लस टू वाई। तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेंटर कितना हो गया इस सर्कल का, सेंटर हो गया 0,2, राइट। एंड रेडियस कितना हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी रूट 8। सेंटर आ गया और रेडियस आ गया, तो बस अब अपना आंसर निकल के आ जाएगा 0,2 और रूट 8। यहाँ पे डाल दो 0,2 और रूट 8, मेरा आंसर क्या होगा, पीसी कितना, ये कितना हो गया 0,2, डिस्टेंस कितना हो गया 9 रूट 2 पीसी माइनस रूट 8 विच इज 2 रूट 2। इस पूरे का स्क्वायर था अपना आंसर, तो अपने पास हो जाएगा 7 रूट 2 का होल स्क्वायर, सो 49 टू सा 98। देखो आया ना समझ में, इस तरह के सर क्वेश्चन बोलना। आपने कैसे पता लगाया था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम होगा? उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो पाई बाय 4 आ रहा है ना। आर्ग्यूमेंट अगर पाई बाय 4 आ रहा है तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अपन कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। तो अगर मेरा अच्छा, हाँ पाई हाँ बाय हाँ 4 आ सर। रहा है तो वाई और एक्स बराबर होंगे ना। हाँ हाँ सर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 पाई बाय 4 दे रखा है, ठीक है। Z1 Z2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब देखो ये इक्वेशन ना, ये तो कोई दूसरी इक्वेशन है, ऐसे तो अपन इक्वेशन देखी नहीं है। जब भी ऐसा कुछ आए ना कॉम्प्लेक्स नंबर में कि जैसे ये इक्वेशन है या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो Z को x प्लस आयोटा वाई डाल दो। बिकॉज x प्लस आयोटा वाई डालने से आप डायरेक्टली कार्टेशियन में आ जाओगे, और एक बार अपन अलजेब्रा में आ गए तो वी फील मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग z इज इक्वल टू, z कुछ होता होगा x प्लस आयोटा वाई, तो ये क्या हो जाएगा, z-3 का मॉडुलस, z-3 का मॉडुलस होगा, ये होगा। और रियल पार्ट ऑफ z कितना है, x है, इसका स्क्वायर कर दो, x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x - 9। देखो ये तो पैराबोला बन गया, है ना? उसने घुमा के दिया था अपन को सब कुछ। पैराबोला है तो, है ना, पैराबोला को उसने ऐसे लिख दिया, z-3 का मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। जैसे ही मैंने z को x प्लस आयोटा वाई डाला और सिंप्लीफाई करा, मेरे को दिख गया तो पैराबोला बन रहा है। अब z1 z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे सच दैट z1 माइनस z2 का आर्ग्यूमेंट इज पाई बाय 4। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, z1 माइनस z2 का आर्ग्यूमेंट पाई बाय 4 है और z1 z2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। z1 z2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इस पैराबोला के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स होंगे, ठीक है। मान लो वो दो पॉइंट्स अपन कुछ ले लेते हैं, z1 z2, एक ले लिया मैंने x1 y1, आप चाहो तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, x2 y2 है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 तुम्हारे पास क्या बनेगा, z1 माइनस z2 वुड बी x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। ये बनेगा z1 माइनस z2 जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो। वो कह रहा है उसका आर्ग्यूमेंट तो पाई बाय 4 आ रहा है, इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाय 4 आ रहा है, तो फिर से वही कहानी, मेरा रियल पार्ट जो है वो मेरे इमेजिनरी पार्ट के बराबर आ रहा है, ये ट्रू होल्ड करना चाहिए, है ना? मुझे क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2। इसको भी देखते हैं पूछ क्या रहा है, z1 प्लस z2 क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो मुझसे पूछ क्या रहा है वो भाई, y1 प्लस y2 बता दो कितना होगा। देखो आया समझ में। जी सर। अपन करेंगे कैसे इसको, x1 x2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा ना, इसी के तो रूट थे। सो 6x1 - 3/2 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर, 6x2 - 3/2 इज इक्वल टू y2 स्क्वायर। ये बनेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना हो जाएगा, 6x1 - x2 इज इक्वल टू y1 - y2 इंटू y1 + y2। ये होगा, x1 - x2 और y1 - y2 तो बराबर है, तो मेरे पास आ गया y1 + y2 कितना हो गया, 6, और वही मेरे को ढूंढना था। देखो अगर तुम समझोगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट तो बहुत कम लग रहा होता है, बस उसको मुझे डिकोड करना है। इस क्वेश्चन में देखो, अगर तुमने z को x प्लस आयोटा वाई डाल दिया और आर्ग्यूमेंट में भी पुट कर दिया, तो उसके बाद तो पूरा का पूरा अलजेब्रा चल रहा है। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज ही नहीं किया है, सिवाय इसके कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस क्या होता है, उसका रियल पार्ट क्या होता है, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। हाँ सर। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
यूलर्स फॉर्म वाला है ना, सब वही अगस्त और 21 वाले क्वेश्चंस दे रहा है। अब ये देखो, क्वेश्चन में उसने क्या कर दिया, अब देखो पावर कितनी दिख रही है, 100, इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 100 दिख गई, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यूलर्स फॉर्म लगा दो। इतनी बड़ी पावर्स में यूलर्स फॉर्म के अलावा और कुछ काम ही नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये मेरे को कन्वर्ट सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाई करूंगा तो पी और क्यू से इक्वेट करके पी और क्यू आ जाएंगे। एक बार पी और क्यू आ गए तो क्वालिटी तो मैं चेक कर ही लूंगा कि किस क्वालिटी के रूट्स पी और क्यू है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, देखो √3 प्लस आयोटा की पावर 100। आप क्या करोगे, इसको यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कराओगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका आर निकालोगे, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो गया 2, है ना। और ई रेस्ट टू पावर आयोटा, इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ y/x, और tan इनवर्स ऑफ 1/√3, 30 डिग्री, राइट, सो π/6। इस पूरे की पावर कितना हो गया, 100। ये बन गया ना, ये कितना हो गया, 2 की पावर 100 इंटू ई रेस टू पावर 100 π/6। 100 π/6 इज 50 π/3। अब मैं इसको लिख दूंगा, ये हो जाएगा 2 रेस टू पावर 100 इंटू कॉस ऑफ 50 π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 50 π/3। जो गायब ना, पूरी की पूरी 100 पावर गायब हो गई। ये कितना आ गया तुम्हारे पास, 200, 2 की पावर 100। कॉस ऑफ 50 π/3 कितना हो जाएगा, 48 होगा ना, 16 3 48, या 51 कर लो, 51 माइनस π/3। तो कॉस ऑफ 51 कितना हो जाएगा, 17 π - π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 17 π - π/3। एलाइड एंगल वाला कंसेप्ट लगाते हैं पर यहाँ पे 17 π, राइट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, कहाँ पे खत्म हो रहा होगा, यहाँ पे खत्म हो रहा होगा, -π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल है ये सब। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आएगा नेगेटिव, साइन आएगा पॉजिटिव, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 रेस टू पावर 100 π/3 मतलब 60। तो -cos 60 प्लस आयोटा sin 60। इस टू को बाहर निकाल दो, 2 की पावर 99 इंटू -1 प्लस आयोटा √3। ये किसके बराबर दे रखा है, ये देखो इसके बराबर दे रखा है, मैच हो रहा है पूरा का पूरा। पी कितना दिख गया अपन को, यहाँ पे पी अकेला है, यहाँ पे अकेला कौन है, -1। क्यू आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्यू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 से। पी और क्यू आ गए, सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, -1 प्लस √3, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -√3। अब देख लो कौन सी इक्वेशन का सम दिख रहा है, √3 - 1। सम दिख रहा है √3 - 1, इसी का दिख रहा है, बाकी तो किसी का √3 - 1 सम ही नहीं है। सर सी ऑप्शन। सी का सम तो ना √3 - 1 है, -b/a होता है ना। सम ऑफ रूट्स कितना आता है, हाँ -b/a। हाँ। ये आंसर आ जाएगा। देखो आया समझ में। तो जैसे ही अगर तुम्हारा पावर बहुत बड़ा दिखता है, करना क्या है हमें, यूलर्स फॉर्म। फिर हुआ सबको। जी सर। एक काम करते हैं, रिसेंट वाला कुछ देते हैं, 2023। 23 वाला करते तो ऐसी फील आती है ना कि हाँ यार, चलो ये वाला हो रहा है तो हमारा वाला भी हो जाएगा। 21 का होता है बहुत पहले का क्वेश्चन हो गया। आ जाओ भाई। देखो एक तो वैसा ही आया था, 1 + साइन वाला। अच्छा, वैसा कि तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट है। अपने कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो।
ये 2023 में भी आया हुआ है ना, पहले भी आया हुआ था। अपन ने जो तो उठाया था, सेम ही तो क्वेश्चन है। वही तो दिखा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन तो है। अपन ने जो उठाया था वो शायद 2011 या 15 का था। मेंस में भी रिपीट करते हैं क्वेश्चन। मेंस में तो भर भर के रिपीट होते हैं भाई, तो नहीं होते। सॉरी, ये देखो, जो अपना लास्ट वाला सर्कल का डेफिनेशन था, z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड इज इक्वल टू 2। z लाइज ऑन अ सर्कल रेडियस 2, सेंटर पूछ रहा है, बस सेंटर बता दो कितना हो रहा है। कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कराएंगे, है ना। सबसे लास्ट वाली इक्वेशन है ये सर्कल की। z माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू जेड प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर को मैं उधर लेके चला गया। अब आप पुट कर दो z को x प्लस आयोटा y, तो ये बनेगा x प्लस आयोटा y माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा y प्लस वन का मॉड। इधर कितना बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। बस x प्लस आयोटा वाई डालना है। अब इसका स्क्वायर कर दो ताकि अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस 4y, ये बनेगा ना इधर। इधर बनेगा 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस 2y। कितना बनेगा अपने पास? देखो 3x² प्लस 3y² प्लस 12y इज इक्वल टू 0। मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई? 3 से डिवाइड कर दो, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 से डिवाइड कर दो, 4y इज इक्वल टू 0। तो मेरा सेंटर कितना हो गया? 0, माइनस। तो आया समझ में? हाँ सर। ना, तो ये सारी इक्वेशंस हमें याद कर रखनी पड़ेगी ताकि मुझे एग्जाम में जैसे ही फॉर्म दिखता है तो मुझे समझ में आ जाए कौन से वाले फॉर्म की वो इक्वेशन। यस सर। चलो आज के लिए बहुत है, मैं इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस और भेज देता हूँ, है ना, फिर अपन कल मिलते हैं सेम टाइम। सर एक क्वेश्चन था। बोलना। सर वो बच्चे सब बोल रहे हैं कि